नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 11 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है खुदीराम बोस से। आज ही के दिन यानी 11 अगस्त 1908 को इस 18 साल के लड़के ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये लिखते हुए हमें ख्याल आता है कि 18 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे। हम में से कई लोग 18 की उम्र के आसपास रहे होंगे या फिर अभी हैं या फिर होने वाले हैं। इस उम्र में अमूमन हम करियर के चक्कर में कॉलेज की खाक छानते हैं। उसी उम्र में इस लड़के ने पूरे भारत में क्रांति ला दी थी। 18 साल की उम्र में खुदीराम इतना कुछ कर चुके थे कि अगर आगे आने वाले सालों में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से बच भी जाए तब भी हम अपनी ज़िंदगी में उनका 1% ही शायद कर पाएँ। खैर, इस सेल्फ पिटी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खुदीराम बोस की कहानी। 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में त्रिलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा पैदा होने से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ साथ घर वालों के मन में एक अनजाना डर भी समाया हुआ था। दरअसल बात यह थी कि त्रिलोक्यनाथ के इससे पहले भी 2 बेटे पैदा हुए थे, लेकिन बीमारी के कारण छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए तय हुआ कि बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए एक टोटका किया जाए। त्रिलोक्यनाथ की बेटी ने 3 मुट्ठी चावल देकर बच्चे को खरीद लिया। असल में नहीं, बस टोटके के लिए। गांव में चावल को खुदी भी बोला जाता है, इसीलिए बच्चे का नाम पड़ गया खुदीराम बोस। खुदीराम ने कक्षा 9 तक पढ़ाई की और उसके बाद अनुशीलन समिति नाम की एक संस्था से जुड़ गए जो क्रांति के प्रचार प्रसार का काम करती थी। 15 साल की उम्र में खुदीराम पहली बार गिरफ्तार हुए अंग्रेज सरकार के खिलाफ पर्चे बांटने के जुर्म में। उन दिनों जिला सेशन जज हुआ करता था डगलस किंग्सफोर्ड, जिसको भारतीय फूटी आंख सुहाते नहीं थे। ऑब्वियसली कोई छोटा सा केस भी अगर उसके सामने आता तो वो कम से कम 15 कोड़ों की सजा देता। अनुशीलन समिति ने तय किया कि किंग्सफोर्ड को मारकर भारतीयों पर होने वाले अत्याचार का बदला लिया जाएगा। पहली कोशिश में किताब में छुपाकर एक बम किंग्सफोर्ड के पास भेजा गया, परंतु किंग्सफोर्ड ने किताब खोली नहीं और ये कोशिश नाकाम रह गई। तब तय हुआ कि किंग्सफोर्ड के सामने जाकर ही उस पर हमला किया जाएगा, लेकिन तब तक अंग्रेज सरकार ने उसका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर बिहार में कर दिया था। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अप्रैल 1908 में खुदीराम मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। प्रफुल्ल कुमार चाकी नाम के एक और क्रांतिकारी उनके साथ गए थे। वहां पहुंचकर दोनों ने मोती झील इलाके में एक धर्मशाला में किराए पर कमरा लिया, जिसका मालिक एक बंगाली जमींदार था। उन्हें लगा कि 2 बंगाली अगर किसी बंगाली की धर्मशाला में रहेंगे तो किसी को ज़्यादा शक नहीं होगा। अंग्रेज़ों को इस बात का पता चल गया था कि किंग्सफोर्ड पर हमला हो सकता है, इसीलिए उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। 2 बंगाली एक अनजान शहर में थे जहां की भाषा भी वो नहीं जानते थे। इसके बावजूद वो किसी प्रकार पुलिस की नज़र से छिपते छिपाते रहे। पहले कुछ हफ्ते उन्होंने वहां रहकर किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का पता लगाया। इसके बाद सही मौका देखकर 30 अप्रैल की शाम दोनों किंग्सफोर्ड हाउस के बाहर पहुँच गए। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वहाँ से भगाना चाहा, लेकिन दोनों जाकर नज़दीक ही एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। गार्ड ने सोचा कि ये 18-19 साल के लड़के क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए इससे आगे उसने कुछ कहा नहीं इन लड़कों से। किंग्सफोर्ड हाउस में उस दिन किंग्सफोर्ड के अलावा वहाँ के लोकल बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी का परिवार भी आया हुआ था। रात 8 बजे तक उन लोगों ने ब्रिज यानी कि ताश का गेम खेला और उसके बाद सब लोग बाहर आ गए। बाहर कुछ बग्गियाँ खड़ी थी। कैनेडी की पत्नी और बेटी जाकर सबसे आगे वाली बग्गी में बैठे। किंग्सफोर्ड पर हमला करने के इरादे से खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार चाकी एक पेड़ की ओट में छिपे हुए थे, ओट में थे। जैसे ही बग्गी आगे बढ़ी, खुदीराम ने दौड़ते हुए उसकी ओर एक बम फेंक दिया, जिससे बग्गी में धमाका हो गया। खुदीराम को लगा कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जिस बग्गी में बम फेंका गया था उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं। बग्गी में कैनेडी की पत्नी और बेटी बैठे थे, जिन दोनों की इस हमले में मौत हो गई। जैसे ही बम धमाका हुआ, खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार चाकी वहाँ से भागे। दोनों को शहर में कोई पहचानता नहीं था, इसलिए संभव था कि वो वहाँ से निकल जाते, लेकिन भारत के क्रांतिकारियों और चादरों की न जाने क्या दुश्मनी थी। काकोरी ट्रेन के लूट के किस्से में हमने आपको बताया था कि किस तरह क्रांतिकारियों की एक चादर स्टेशन पर छूट गई थी, कांड की जगह पर छूट गई थी, जिसके आधार पर निशानदेही से बिस्मिल और फिर उनके साथी बाद में पकड़े गए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों युवा लड़के थे, इस काम का ज़्यादा अनुभव नहीं था उन्हें कि एम्बुश कैसे करते हैं। उस दिन गलती से उनकी चादर और जूते वहीं किंग्सफोर्ड हाउस के पास छूट गए, जो बाद में पुलिस के हाथ लगे जब तलाशी हुई इलाके की। उसी रात पुलिस ने सारे शहर में मुनादी करवा दी। 2 बंगाली लड़के हत्या के जुर्म में फरार हैं और जो उनकी खबर देगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये उस टाइम की बात है, 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी का भी ईमान डोल सकता है।
खुदीराम और प्रफुल्ल को लगा कि अगर साथ भागे तो लोगों को शक होगा, क्योंकि 2 ही लोगों की तलाश चल रही है। इसलिए दोनों ने अलग अलग होना बेहतर समझा। 1 मई 1908 को प्रफुल्ल समस्तीपुर स्टेशन पहुंचे, एक ट्रेन में जाकर बैठ गए। पहचान छुपाने के मकसद से उन्होंने नए जूते और कपड़े भी लिए थे। ट्रेन में प्रफुल्ल के साथ एक बंगाली दरोगा नंदलाल बैनर्जी भी सफर कर रहा था। नए नए कपड़ों में एक बंगाली को देखकर उसे शक हुआ। अगले स्टेशन पर उसने अपने साथियों को सूचना दी और प्रफुल्ल को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस प्रफुल्ल को ले जाने की तैयारी ही कर रही थी कि उन्होंने हाथ छुड़ाया और भाग निकले। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर एक रिवॉल्वर से कुछ गोलियां भी फायर की। इसके बावजूद वो भाग नहीं पाए। जब वो उन्हें समझ में आ गया कि वो भाग नहीं पाएंगे तो उन्होंने उसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। प्रफुल्ल ने नंदलाल बैनर्जी को अपना नाम दिनेश चंद्र रे बताया था। उनकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने प्रफुल्ल का सर काट कर कलकत्ता भिजवाया, ताकि ये पक्का हो सके कि ये वही प्रफुल्ल कुमार चाकी हैं। उधर खुदीराम रेलवे ट्रैक पर चलते चलते पूसा के पास वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। अब तक वो लगभग 30 किलोमीटर चल चुके थे। भूख और प्यास से बुरा हाल था। स्टेशन में जैसे ही वो पानी पीने के लिए पंप के पास गए, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास बंदूक भी थी, लेकिन वो इतना थक गए थे कि उस वक्त कुछ कर नहीं पाए। पुलिस उन्हें पकड़कर मुजफ्फरपुर स्टेशन ले गई। तब तक उनकी गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 18 साल के एक लड़के ने किसी अंग्रेज को मार गिराया है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जैसे ही खुदीराम वैन से उतरते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं, वंदे मातरम। 13 जून 1908 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। जज भी हैरान था कि मौत सामने थी, पर 18 साल के उस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। फैसला देने के बाद जज ने उनसे पूछा, क्या तुम फैसले को समझ गए हो? इस पर खुदीराम कहते हैं, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने कहा, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। जिसके बाद खुदीराम ने कहा, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि बम बनाया कैसे गया था। वहाँ खुदीराम को मौत की सज़ा दी जा रही थी और वो इस फिक्र में थे कि बम बनाने का फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, क्योंकि प्रेस कवर करने आई हुई थी। सज़ा के बाद खुदीराम ने अपने वकील से कहा, चिंता मत कीजिए, पुराने समय में राजपूत औरतें आग में जौहर कर लेती थीं, मैं भी बिना किसी डर के अपनी मौत को स्वीकार कर लूँगा। मौत से इस कदर बेतकल्लुफ़ी थी कि जेलर आखिरी इच्छा पूछने सामने आया तो खुदीराम ने उससे भी मस्खरी की। जेलर ने आखिरी ख्वाहिश पूछी तो खुदीराम ने कहा कि आम मिल जाएं तो अच्छा लगेगा। जेलर ने आम लाकर खुदीराम को दिए। कुछ देर बाद वो वापस आकर देखने लगा तो आम वैसे के वैसे दिखे। जेलर ने पूछा कि आम जब खाने नहीं थे तो आपने क्यों मंगाए? खुदीराम ने जवाब दिया कि आम तो वो खा चुके हैं। जेलर ने जाकर गौर से देखा तो आम को इस तरह उसकी गुठलियां निकाली गई थी कि आम साबुत ही दिख रहा था। ये देखकर खुदीराम खिलखिलाकर हंस पड़े। 11 अगस्त की सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी दे दी गई। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार फांसी मिलने तक एक बार भी न वो घबराए, न उनके चेहरे पर कोई शिकन आई। खुदीराम की कहानी ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। पहली बार भारतीयों को लगा कि जब एक छोटा सा लड़का आज़ादी के लिए जान दे सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते कुछ। बच्चे बच्चे के लिए खुदीराम एक नई मिसाल बन गए थे। उनके अंतिम संस्कार के बारे में उस वक्त के अखबारों में कुछ यूँ छपा, अस्थि चूर्ण और भस्म के लिए परस्पर छीना झपटी होने लगी। कोई सोने की डिब्बी में, कोई चांदी की और कोई हाथी के दांत के छोटे छोटे डिब्बों में वो पुनीत भस्म भर कर ले गया। एक मुट्ठी भस्म के लिए हजारों स्त्री पुरुष प्रमत्त होते थे, बावले हो गए थे। खुदीराम ने अपनी जान पर खेलकर इस प्रकार भारत जननी पर अपनी भक्ति श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान इस पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। कहते हैं कि बंगाल के सारे युवक उन दिनों जो धोती पहनते थे उसकी बॉर्डर पर खुदीराम बुना होता था। फरवरी 1910 में एक ऐसी धोती सरकारी अधिकारियों के सामने लाई गई जिसके बॉर्डर पर एक कविता लिखी हुई थी, एक बार विदाय दिमाग घूरे आसी, हंसी हंसी पूर्व फांसी देख वे भारतवासी। हिंदी में इसका अर्थ हुआ, एक बार मुझे विदा दो माँ, मैं जल्दी लौटूंगा, पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा। खुदीराम को आज हम एक महान क्रांतिकारी के तौर पर जानते हैं। 18 साल का वो लड़का क्या क्रांतिकारी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, या कोशिश कर रहा था कि वो महान लोगों की श्रेणी में गिना जाए। क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म है बैटमैन बिगिंस, जिसके एक डायलॉग में सवाल का जवाब मौजूद है। फिल्म के एक सीन में पूछे जाने पर कि वो कौन है, बैटमैन जवाब देता है, आई एम नॉट हु आई एम अंडरनीथ बट वॉट आई डू दैट डिफाइंस मी। यानी मैं अंदर से क्या हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा काम ही मेरी पहचान है, मैं जो कर रहा हूँ बस वही। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने। खुदीराम बोस के लिए श्रद्धा सुमन और नमन के साथ तारीख के इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।